They kill protesters, they're animals, and we have to stop them, and we can't let them have a nuclear. We are dealing with them. Essentially, they have till 8 o'clock tomorrow night, Eastern Time. But I'm standing here a month ago with a much more powerful Iran than it was at any point during 47 years. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. I mean, complete demolition by 12 o'clock, and it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन शायद ऐसा होगा। यह चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी है। यह चेतावनी ईरान को दी गई है। यह चेतावनी उस ईरानी सभ्यता को खत्म करने की है जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसका इतिहास आज से करीब 5 से 10 हजार साल पुराना है। इस सभ्यता को खत्म करने की खतरनाक चेतावनी ऐसे समय में दी गई जब युद्ध विराम के प्रस्तावों पर बातचीत चल रही थी। जैसे ही ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर यह बयान डाला, युद्ध विराम पर चल रही बातचीत तुरंत रुक गई। उधर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को अभी भी भरोसा है कि आज रात डेडलाइन खत्म होने से पहले ईरान प्रस्ताव पर सहमत हो जाएगा। लेकिन इस बीच डेडलाइन खत्म होने से पहले ही ईरान पर यूएस और इजरायल ने हमला तेज कर दिया है। ईरान के खर्ग आइलैंड पर 50 सैनिक ठिकानों पर हमले किए गए हैं। ईरान के कम से कम 3 बड़े रेल ब्रिज को ध्वस्त कर दिया गया है। ईरान में रेल सेवाएं रोक दी गई हैं। उधर इजरायल में लगातार सायरन की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। ईरान और हिजबुल्लाह की तरफ से मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। तो क्या माना जाए, युद्ध अब अपने चरम पर पहुंच गया है। क्या ट्रंप की पूरी सभ्यता खत्म करने वाली चेतावनी हकीकत बनने जा रही है? और अगर ऐसा हुआ तो आगे का रास्ता कितना आसान होगा? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राव और चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद ही खास मेहमान। सऊदी अरेबिया में भारत के राजदूत रह चुके एम्बेसडर असफ सईद साहब हैं, जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं और जेएनयू में इंटरनेशनल स्टडीज़ के प्रोफेसर गुलशन सचदेवा जी हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में एम्बेसडर सईद साहब आपसे करना चाहूँगा। ट्रंप के इस ट्रुथ सोशल पर जो पोस्ट किया उन्होंने, ये तो बहुत ही खतरनाक दिख रहा है। आपको लगता है ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर ट्रंप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं? देखिए, एक तो पहले हमको ये समझना चाहिए कि जब हम ट्रंप से डील कर रहे हैं तो कोई ऐसे शख्स से, ऐसे आदमी से नहीं डील कर रहे हैं जो हर चीज़ को एनालाइज करके कुछ बात कहते हैं। तो अभी आपने पिछले दिनों देखा कि उनकी जो लैंग्वेज भी अपने ट्वीट में है वो गाली गलौज पे आ गए हैं। तो उससे ये मतलब होता है कि हम निकाल सकते हैं कि भाई ये एक बहुत उनको एक फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि जो वो सोच रहे थे, समझ रहे थे शुरू में जब 28 फरवरी को उन्होंने ईरान पे अटैक किया कि हम 2-3 दिन में इसको सब खत्म कर देंगे और बाकी जैसे उन्होंने वेनेजुएला में किया और उस तरह का वो सोच रहे थे। लेकिन जब ये उनको रेजिस्टेंस ईरान की तरफ से मिला तो उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता गया, क्योंकि एक तो उनकी डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी भी धीरे धीरे जो है अफेक्ट हो रही है। लोग उनसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उनके मैगा सपोर्टर्स है, सब कुछ। लेकिन उनको अचीवमेंट कुछ नहीं हुआ अभी तक वॉर में। हालांकि उन्होंने ईरान की टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया, लेकिन उसके बाद दूसरी लीडरशिप आई, वो अपना डटे रहे और उनको कड़क मुकाबला दे रहे हैं। ईरान के पर्सपेक्टिव से ईरान जब तक नहीं हारेगा वो समझे अमेरिका की हार है। तो यही है, तो इसीलिए ये डेडलाइन पे डेडलाइन दिए जा रहे हैं ये सोच के कि कहीं ना कहीं कुछ सीज फायर हो जाए या कुछ हो जाए ताकि वो फेस सेविंग करके अपना जो है यहाँ से वॉर से हट जाए। लेकिन ईरान के भी अपने, आपने देखा होगा कि जितने जो प्रपोजल्स यूएस की तरफ से आए, इतने थ्रेट्स के बावजूद भी उनका ट्रम्प का पहले 15 पॉइंट एक प्रपोजल था, उसको उन्होंने ईरान ने नकारा और रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर एक 45 डेज सीज फायर प्रपोजल रहा इजिप्ट, पाकिस्तान, तुर्की वगैरह का, उसको भी उन्होंने किया। और फिर एक चीन और पाकिस्तान का भी कुछ एक रहा। लेकिन ये सारे प्रपोजल्स को ईरान ने नकारा और उसका खुद का अपना
10 पॉइंट प्रपोजल रखा। बेसिकली वो चाहते हैं कि भाई ये इंटरिम सीज फायर वगैरह इसमें ना फंस के एक बाइंडिंग गारंटी हो कि इस ये पे वॉर दरअसल लॉन्ग एम्बेसडर सईद साहब, इस पे आएंगे हम लोग, इस पे आएंगे कि ईरान का प्रपोजल ज्यादा अच्छा है या फिर यूएस का प्रपोजल ज्यादा अच्छा है, कौन सा व्यवहारिक है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा टेंशन तब तक बना हुआ जब तक कि डेडलाइन खत्म हो जाती है, और डेडलाइन खत्म होने के बाद आगे का रुख क्या होता है। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि एक ऐसे शख्स से हम डील कर रहे हैं जो बहुत सोचता समझता नहीं है, बहुत ज़्यादा विश्लेषण नहीं करता है, जो समझ में आता है सोशल मीडिया ट्रूथ पे वहाँ पे डाल देता है। लेकिन बात यहाँ तक तो ठीक है, आपको जो डालना है डालिए, गाली गलौज करना है यहाँ तक भी आप कर दीजिए। लेकिन जब आप ये धमकी दे रहे हैं कि पूरी की पूरी सभ्यता हम खत्म कर देंगे, तो ये अपने आप में काफी गंभीर है, क्योंकि एक किसी बहुत बड़े युद्ध या हमले की आहट ये सुनाई देती है। मेजर जनरल के सिन्हा साहब, आपको लगता है कि वाकई ये संभव है, कर भी सकते हैं ट्रंप? जय हिंद लक्ष्मण जी। देखिए, जो एक इसको पहले कहते थे कोहर्सिव डिप्लोमेसी, अब कोहर्सिव मिलिट्री स्ट्रैटेजी के तहत वो कहते हैं 3 से 4 घंटे के अंदर, आज की रात क़यामत है, पूरे आप पाषाण युग में ले जाएंगे, स्टोन एज में ले जाएंगे और सभ्यता को ही खत्म। तो यदि 3 से 4 घंटे यदि आप देखते हैं तो पूरा का पूरा जो उनका इंडिकेशंस हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि मिलिट्री एक्शंस हो जाए, ये तो कोई स्विच ऑन स्विच ऑफ तो है नहीं। तो वो है शायद न्यूक्लियर थ्रेट का तो एक है ही, और न्यूक्लियर थ्रेट का है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल, और इसी तरह से होता है। अमेरिका ने भी जब किया था हिरोशिमा और नागासाकी में, तो आपने देखा होगा 1945 में, तो बिना किसी इंडिकेशंस के वो कर गया। मगर आज के दिन में वो चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग ये है कि वो शायद ईरान से कहे कि आप ऐसा कर दीजिए, उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मगर और कोई तरीका तो मुझे नहीं दिखता कि 4 घंटे के अंदर में आप ब्रिज को तोड़ करके या कुछ पावर हाउस को तोड़ करके पूरी सभ्यता को आप ख़त्म कर देंगे। 39 से तो दिखता नहीं है। संभावनाएं, क्योंकि आज के दिन में दुनिया ऐसा नहीं है, बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है, समय है, और ये पूरी लड़ाई जो है ये पेट्रो डॉलर की है, तेल की है, अपनी वर्चस्व की है, और इसमें चाइना और बोथ रशिया शामिल है, अपने वर्चस्व को बना रखना। और मेरा ख्याल वो इसके ऊपर में गेम खेल रहे हैं। यदि हम कहते हैं कि नहीं यहाँ पर आए हैं, वो इजराइल उनका एक पार्टनर है, वहाँ पर एक चीज़ें हुई थी, परिस्थिति ऐसी बनी कि ये इस रूप में ले गए, और उनको ऐसा लगता है कि स्ट्रैटेजिक टाइम उनके फेवर में है। मगर जिस तरह से ईरान ने रिटेलिएट किया है, और देखिए टैसिट सपोर्ट तो है ही है उसको, रशिया से भी है, लेकिन आप जो कह रहे हैं अभी तक तो यहाँ तक खबर भी आ गई है जी। आप जो कह रहे हैं मेजर जनरल के सिन्हा साहब कि क्या ये न्यूक्लियर थ्रेट वाली बात कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे, और न्यूक्लियर थ्रेट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है? आप नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। मैं पहले कहता रहा कि इंडियन न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट देयर, बट आज के दिन में एक जो वर्चस्व है, मिलिट्री माइट है अमेरिका, वो मिलिट्री माइट चैलेंज हो चुका है। यदि आपके टॉप नॉच न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, उसको आपको 4 साल के लिए ऑफ रोड कर देना, नीचे चला जाना, तो ये कहीं चैलेंज है। और उसको बरकरार यदि आप ले जाइए अपने मन स्थिति वही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरा युद्ध पूरा एलाइड फोर्सेस के तरफ था, अमेरिका बिना बताए ये कर गया, और उसका कारण था। तो वो मन स्थिति नहीं बदली है, ये आपको यदि आप देखेंगे। और इसमें रशिया ने एक है जो न्यूज़ में नहीं चल रहा है, 1 सेकंड और देंगे आप, न्यूज़ में नहीं चल रहा है। पुतिन ने इजराइल को बताया था कि ऐसी गलती आप लोग नहीं करेंगे, तो ये डोमेन में आ चुका है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यदि आप देखेंगे यूक्रेन के वॉर में भी आ चुका है। दूसरी बड़ी बात, अभी पाकिस्तान ने अभी कुछ कहा है कि हम सऊदी अरेबिया के तरफ से हम कूद पड़ेंगे। तो पाकिस्तान की धरती, क्योंकि इसको भी आपको देखना पड़ेगा, पाकिस्तान की धरती जो बलूचिस्तान से 900 किलोमीटर की है, और जो खास करके उनके सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है बंदर अब्बास जो हार्मोज है, वहाँ आती है, बहुत तेज़ी से आ सकते हैं, चाहे वो एयरबॉर्न ऑपरेशंस करें, चाहे उनकी ज़मीन का इस्तेमाल करें। तो ये परिस्थितियाँ बन रही हैं। और जो 2 दिन पहले आपने देखा, जो एक फिजल्ड आउट, जिसको ट्रंप बहुत कल कह रहे थे अपने सम्मेलन में कि बहुत अच्छा किया, मगर एक पायलट का वो बहाना था, उन्होंने ग्राउंड टेस्टिंग की, उसमें उनकी ग्राउंड वो फेलियर, इसको हम प्रोबिंग अटैक और हम इसको पाथ फाइंडर एक्शंस कहते हैं एयरबॉर्न ऑपरेशंस में, उन्होंने किया, इट फेल्ड,
भले ही क्लाइम करें, क्योंकि उन्होंने 6-7 अपने एयरक्राफ्ट को खोया है, तो वो कहीं ना कहीं उनको कॉशन तो है। तो ये यदि नहीं हो रहा है तो ये वो, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि करेंगे, वो पागलपना होगा, क्योंकि फिर तो चीज़ें खुल जाएंगी। रशिया भी कर देगा ये वहाँ पर यूक्रेन के अंदर में, यहाँ भी रिटेलिएशन होगा नहीं, मगर ये चीज़ है, ये परिस्थितियाँ बन रही हैं। अब तक जो उन्होंने शब्दों में बयां किया हो, तो शब्दों में जो बयां किया वो तो पागलपना ही है, उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकते, भले आप ईरान के समर्थक हो या फिर ईरान के विरोधी हो, लेकिन ट्रंप के जो बयान आ रहे हैं वो तो पागलपना की हद ही है। नरेंद्र तनेजा साहब हैं जो इस पूरे क्षेत्र में काफ़ी पहले से नज़र रखते हैं और अब इस पूरे तेजी से बदलते हालात की समीक्षा करते रहे। नरेंद्र तनेजा साहब, आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें अब एक नेक्स्ट लेवल पे और जा रहा है और न्यूक्लियर थ्रेट तक बात पहुंच जा सकती है क्या? क्योंकि दो चीजें हैं, एक तो अमेरिका के वर्चस्व को चैलेंज तो कर दिया ईरान, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, अगर न्यूक्लियर थ्रेट तक जाते हैं आप तो उसके बहुत ज्यादा दुष्परिणाम निकलेंगे। देखिए, अगर न्यूक्लियर वेपन्स की बातचीत हो आज के जमाने में 2026 में, मेरी चेतना तो सुन्न हो जाती है सुन करके। और दूसरी तरफ जो ट्रंप साहब ने सोच करके इस आदमी सहम जाता है, अरे सुन्न हो जाता है साहब, क्या हो गया हम लोग को। लेकिन दूसरा जो है, पहली बार हम देख रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अभी तक वो कहते थे ईरान या देश, अब उन्होंने कहा पूरी सभ्यता 4 घंटे में खत्म कर दूंगा। 4 घंटे में खत्म करने का मतलब क्या हो सकता है? अगर आप इसको ध्यान से, जैसे जनरल सिन्हा ने भी उसका जिक्र किया, अगर एक पूरी सभ्यता जो 7000 साल पुरानी सभ्यता है, लगभग उतनी पुरानी जितनी भारत की है, और आप कह रहे हैं आप 4 घंटे, दूसरा हथियार तो समझ में नहीं आता। और ये पहली बार उन्होंने सभ्यता शब्द का प्रयोग किया है, अभी तक देश बोलते थे। सभ्यता का मतलब यह है कि बिल्कुल खत्म कर देना, यानी मिट्टी में मिला देना सब कुछ। तो ये जो लैंग्वेज है, इसको अमेरिका के राष्ट्रपति से आ रही है, जो बहुत दिनों से धमकी दे रहे हैं, जिनका ये मानना है कि उनसे बड़ी ताकत जो है आज तक इंसान के इतिहास में पैदा नहीं। अगर वो इतनी गंभीर बात लिख करके कह रहे हैं और पूरी दुनिया उसको पढ़ रही है, तो फिर उसको आप लाइटली तो नहीं ले सकते, हल्के में तो नहीं ले सकते। आज मुझे लगता है आणविक हथियारों की तो मैं बात नहीं करूंगा, मैं अभी तक उसको अनथिंकेबल कैटेगरी में रखूंगा, लेकिन फिर भी अगर आप ये देखते हैं कि क्या वो युद्ध जो है इस स्तर पे आ गया है कि अब ईरान जो है वो उसने काफी अकोमोडेट किया या जो भी किया, लेकिन अब बात जो है वो टेबल से ऊपर जा चुकी है। अगर 1 से 10 के स्केल पे मैं देखता हूं, तो मुझे लगता है आज स्थिति यह है कि जो ईस्टर्न टाइम 8 बजे है, उसके बाद अमेरिकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मुझे तो ऐसे ही नजर आ रहा है। 1 से 10 के स्केल पे 9 तो वही है। अब एक कोई मिरेकल हो जाए, अब जो बीच में इन्वॉल्व है कौन कौन देश है, उनको कोई बहुत बड़ी साख नहीं है। पाकिस्तान की क्या साख है, टर्की की क्या साख है, या इजिप्ट की क्या साख है? ऐसा तो है नहीं कि वहां जर्मनी लगा हुआ या खुल करके चीन मध्य, ऐसा तो है नहीं। और दूसरी बात, जेडी वांस साहब हंगेरी में आ गए हैं, वो चुनाव में वहां प्रचार करने के लिए आए हैं। अब संकेत दिया है उन्होंने जो भी दिया है, लेकिन अब तो समय ही कुछ बचा नहीं। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने गोलाबारी बमबारी तो वहां शुरू कर दी खड़ग आइलैंड पर, ठीक है, शुरू कर दी, अभी जो डेडलाइन खत्म होने से पहले शुरू कर दी। ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर 90% ईरान का जो ऑयल एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खड़ग आइलैंड पे है, उसको अभी तक इन्होंने नहीं करा था। लेकिन आज जो हमले करे जा रहे हैं वो यही है कि भाई कुल मिलाकर के ईरान एक ट्वीट कर दे या एक मैसेज दे दे कि वो सरेंडर, आत्मसमर्पण। लगता नहीं है, ईरान भी पुरानी सभ्यता है, तो वो ऐसा क्यों करेगा? उन्होंने तो मना भी कर दिया, बल्कि ये कहा है कि 10 पॉइंट हमारी तरफ से ये है। तो मुझे ऐसा लगता है स्थिति बहुत ही खतरनाक, खाली मध्य पूर्व के लिए नहीं, खाली ईरान के लिए, पूरे विश्व के लिए इस तरह का दौर बहुत समय बाद देखने को मिल रहा है। कम से कम मुझे तो याद नहीं आता जहां पे जो है उस तरह की बातें शुरू हो जाएं, जहां पे कि अनथिंकेबल वेपन्स की बातचीत हो। और जनरल सिन्हा बैठे हैं, ये युद्ध के बारे में जानते हैं। अगर इनको ऐसा लग रहा है तो हम इसको लाइटली तो नहीं लेंगे। और दूसरी तरफ खुद ट्रंप साहब कह रहे हैं सभ्यता को खत्म कर दूंगा। सभ्यता को 4 घंटे में आप कैसे खत्म कर सकते हैं? क्यों, और तो कोई तरीका है नहीं। तो ये मुझे लगता है कि ये सारी अब जो तरीका है उसके बारे में सोचकर भी आदमी मतलब आपने बिल्कुल का सुन्न हो जाता है, आदमी सोच भी नहीं सकता है। अब प्रोफेसर गुलशन सचदेवा साहब, ये ट्रंप की धमकी तक ही मान के चला जाए
या फिर लगता है कि ट्रंप इस स्तर तक जा सकते हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक मजबूरी भी है, उनका अपना वर्चस्व, हम वर्ल्ड सुपर पावर हैं ये बता के रखना भी उनको है। अगर वो पीछे हट के चले जाते हैं, एक तरफा अनाउंसमेंट कर देते हैं कि नहीं जी हम जीत गए, वहां तो सत्ता परिवर्तन भी हो गया, वहां सब कुछ नस्त नाबूद हो चुका है, हम जीत चुके हैं, भले ईरान ना माने, ऐसा करके तो निकलने की संभावना नहीं दिख रही आपको कि है? जी, जिस तरह की भाषा ट्रंप साहब यूज कर रहे हैं और जिस तरह की धमकियां वो दे रहे हैं, जो हम पहले बात करते थे रोग स्टेट की, वो सबसे बड़ा रोग स्टेट अभी यूनाइटेड स्टेट्स बना हुआ है। और जेनोसाइडल जो लैंग्वेज वो यूज कर रहे हैं, सभ्यता को खत्म कर देंगे, घंटों में खत्म कर देंगे। अब सबसे बड़ी विडंबना है ये भी कि इस तरह की बातें वो कर रहे हैं और अमेरिका के अंदर से भी और बाहर से भी जितने बड़े नेता दुनिया के अंदर हैं, यूरोप में हैं, बाकी और देशों में भी हैं, अभी तक किसी ने खुल के ये बात को, पहली बार उन्होंने कि कई दिनों से इस तरह की बातें किए जा रहे हैं, उसको और बढ़ चढ़ के ये बात हो रही है। किसी बड़े नेता ने अभी तक खुल के उसका ये नहीं कहा कि भाई आप इस तरह की बातें मत करिए, ये बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं, अनैतिक कर रहे हैं, इलीगल कर रहे हैं। सिर्फ एक बयान मैंने देखा है, जो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं अंतोनियो कोस्टा, उन्होंने कहा है कि ये इलीगल है और अनएक्सेप्टेबल है, और कुछ लोगों ने वॉर क्राइम की तरह की ये बात जो जिस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अब ये है रशिया ने किया है शायद। हाँ, नहीं, वो पहले से वो कर रहे थे, लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं कि हम जेनोसाइड, ये जो सभ्यता खत्म कर देंगे 4 घंटे में खत्म। हाँ, जी, हो सकता है अभी बाद में आए शायद बयान, क्योंकि ये बयान अभी थोड़ा ताजा है। लेकिन ये है कि ये बिल्कुल इनको मुझे लगता है लगाम इनको पकड़नी पड़ेगी। लेकिन इस तरह की अगर वो बातें करते रहेंगे, क्योंकि उसका पूरी दुनिया के अंदर उसका असर हो रहा है, सिर्फ ऊर्जा मार्केट के ऊपर नहीं, पूरे उसका जो है पूरी अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर, पूरी जियोपॉलिटिक्स के ऊपर। और लेकिन अभी मुझे लग रहा है ये, क्योंकि पिछले 2 दिन से थोड़ी सी बातचीत ये लग रही थी कि कुछ बातचीत थोड़ी सी आगे बढ़ी है। मुझे ये अभी भी मुझे थोड़ा यकीन ये है कि ये उनकी धमकियां हैं। हालांकि पूरा फोर्स का मोबिलाइजेशन हो रहा है, खर्ग आइलैंड के ऊपर भी अटैक हुए हैं। हो सकता है कि वो, क्योंकि ईरान, वो अभी तक उनको था कि ईरान उनकी धमकियों में आ जाएगा और कुछ ना कुछ वो कम से कम स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को खोलने की बात करेगा। ईरान ने बल्कि जब से और धमकियां आई हैं, उन्होंने अपनी तरफ से और धमकियां वैसे ही उनको दी है, पूरे क्षेत्र को हम जो है आप पूरी चपेट में ले लेंगे, और जो दूसरा जो है वो हार्मूज, स्टेट ऑफ हार्मूज के बाद जो दूसरा जो हार्मूज स्टेट है उसको भी बंद कर देंगे, क्योंकि वहां पे भी हुतीज जो है वहां पे उनके थोड़े कंट्रोल में है। तो उन्होंने भी उसी तरीके के जवाब उनको दिए हैं। तो ये मामला मुझे लग रहा है कि अभी, क्योंकि झुंझलाए हुए हैं, क्योंकि वो जिस तरह की उम्मीद उनको थी कि शायद वो उनके दबाव में ईरान आए, तो अभी तक नहीं आया है। वो तो ईरान मुझे आया लगता है कि जब ये आज का दिन ट्यूसडे का जो भी उन्होंने डेडलाइन उसकी रखी है, डेडलाइन देगी, क्योंकि बातचीत फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ हो रही है, जो कि जेडी वांस ने जो बताया है, तो शायद ये डेडलाइन थोड़ी आगे बढ़ाएंगे और कुछ ना कुछ इसके अंदर होने की मुझे अभी भी संभावना लग रही है। वरना तो जो धमकियां वो हम लोग भी यही उम्मीद करेंगे। उम्मीद क्या करना, एक तरीके से प्रार्थना भी करें, किसी भी सभ्यता को खत्म करने की अपेक्षा या ऐसा सोचना भी गुनाह होता है, ऐसा शायद ना करें, कुछ बीच का रास्ता निकले। लेकिन एम्बेसडर औसाफ सईद साहब, जो प्रस्ताव अब तक निकल कर सामने आए, हालांकि किसी ने औपचारिक तौर पे तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जो रिपोर्ट के हवाले से जो आमतौर पे डिप्लोमेसी में ऐसे ही ऑफ रिकॉर्ड चीजें दी जाती हैं, तो उसमें आपको लगता है कि जो 15 पॉइंट का एजेंडा अमेरिका ने दिया था और उसके बदले जो 10 पॉइंट का डिमांड यहाँ पे ईरान ने रखा, दोनों में कौन सा ज्यादा व्यवहारिक आपको दिखा, या फिर कोई बीच का रास्ता था कि बीच का रास्ता निकाल लिया जाए और युद्ध को खत्म किया जाए? देखिए, जो ट्रंप ने पहले 15 पॉइंट प्रपोजल रखा, उसमें बेसिकली एम्फेसिस ये था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोल दे और ईरान अपने जो न्यूक्लियर प्लांट्स है उसको भी, जो IAEA है उसको अपना एग्जामिन करने दे,
और जो जितना सपोर्ट वो प्रॉक्सीज को देते हैं वो हटाए। लेकिन सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, महत्वपूर्ण बात ये है कि जो युद्ध का अब कारण आखिरी लक्ष्य जो बच गया है ट्रम्प का, वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना। लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो देखिए कि ट्रम्प स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो पहले से खुली थी, जब इन्होंने इनके अटैक करने से पहले। तो इन्होंने अपना जो मौकफ है, पोजीशन है, बार बार चेंज करते रहे। पहले रिजीम चेंज बताया, फिर बताया कि ईरान के न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वेपन्स को वीक करना, अब आखिरी में आ गए हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना। ईरान का ये कहना है कि भाई इस वक्त जो उसने ईरान ने 10 पॉइंट काउंटर प्रपोजल दिया है, उसका ये कहना है कि प्लान में कि ये टेम्पररी सीज फायर से ये लोग अपना वक्त लेंगे थोड़ा, ताकि फिर रीग्रुप करके दोबारा ईरान पे हमला करेंगे। लेकिन आपको जैसा याद होगा कि पिछले साल भी जब वो 12 डे वॉर हुई थी ईरान और इजराइल के बीच में, तब भी टॉक्स चल रहे थे। इस वक्त भी जब फरवरी में उन्होंने अटैक किया, तभी भी पीस टॉक्स, ओमान की मीडिएशन जो चल रहे थे। तो ईरान को यूएस पे बिल्कुल भी एतबार नहीं है कि ये एक तरफ पीस टॉक्स प्रपोजल्स में उलझाए रखेगा और उसके बाद तुरंत ही वो अटैक करेगा। तो इसीलिए ये क्या चाहते हैं, इनका जो है कि एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम खोलेंगे कमर्शियल कंडीशन पे, जिसपे हम ट्रांजिट फी लगाएंगे, जिसका जो है अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन पर वेसल। एक तो ये उसको रिकॉग्नाइज, उनके राइट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए अलोंग विद ओमान। एक ये, दूसरा ये कहते हैं भाई टेम्पररी बात मत करिए, ओनली परमानेंट बात करिए, जो परमानेंटली वॉर हल हो सके। और उसके लिए उनको इंटरनेशनल गारंटी चाहिए, यूएस की या किसी और की गारंटी नहीं चाहिए। और आपको ये भी है कि देखिए जिस तरह से यूएस हमला कर रहा है, अभी पिछले दिनों वो बुशेहर जो उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस पर 4 हमले किए हैं। अभी रशियन ने अपने सारे लोग वहां से हटा दिए। उससे ये खर्चा है कि सारे जो रीजन में जहां पानी है, वो पानी में पूरा इन्फेक्शन फैल जाएगा। और जब ये रेडिएशन फैल जाएगा तो सारे गल्फ कंट्रीज जब डिसैलिनेशन प्लांट्स के थ्रू पानी पीते हैं, तो सारे गल्फ के कंट्रीज को पानी की दिक्कत होगी और लोगों को फिश भी मर जाएगी, सब ये हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रम्प और इजराइल का जो पागलपन है, वो सारे क्षेत्र को ले डुबेगा। तो अभी आई थिंक दुनिया जब इस वक्त जो खामोश है, जिसमें इंडिया भी खामोश है, इन लोगों को, इन पावर्स को अपना जो भी व्यू पॉइंट है उसको रखना चाहिए बिफोर इट इज टू लेट। हम कोई वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ नहीं जाना चाहते दुनिया। तो आई थिंक यही टाइम है, ये जो पागलपन यूएस कर रहा है उसको फौरन रोके, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं। एक बार जब डैमेज हो गया तो उसके बाद आप क्या करेंगे, तो मेरे बिल्कुल, ख्याल से दुनिया भारत को को भी करना चाहिए। हाँ, भारत को भी इसमें रिएक्शन देना चाहिए। बाकी दुनिया के जो बाकी जो बड़े देश हैं, जो कह सकते हैं प्रभावशाली देश हैं, उनको भी यहाँ पे चल के एक दूरी बनाए रखने वाली जो रणनीति है उस पर नहीं रहना चाहिए। नयन तनेजा साहब, आप सहमत हैं? देखिए, भारत की जहां तक बात है, हम सब जानते हैं कि भाई उच्च स्तर पे बातचीत तो हो रही है। ट्रम्प साहब ने भी फोन किया है हमारे विदेश मंत्री की, ईरान के विदेश मंत्री से कल रात को ही बातचीत हुई है और कई मुद्दों पे बातचीत हुई है। लेकिन असली मुद्दा कहीं ना कहीं ये है, लेकिन भारत की हमेशा रणनीति रही है कि बहुत ज्यादा चीख चिल्ला के बात नहीं करते, एक जिसे बोलते हैं क्वाइटली डिप्लोमेटिक जो काम है वो करे जाते हैं। दूसरी तरफ हमको ये भी देखना होगा, ट्रम्प साहब जो हैं, आप उनसे बात करें किसी कॉन्फिडेंस में आकर के, या इन कॉन्फिडेंस बात करें डिप्लोमेसी में जो बोलते हैं, लेकिन उनका क्या, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी चर्चा कर देंगे, है ना। और दूसरी बात ये, वो किसी भी या देश फिर आपको कोई भी व्हाट्सएप भाषा को सोशल मीडिया पर डाल देंगे, वो कर देंगे, जो बात हुई है वो भी कह सकते हैं। तो इसलिए जो है वो हर एक देश को अपनी थोड़ी इज्जत की भी परवाह है। दूसरा, यूरोप के जो देश हैं जिसमें नेटो की कंट्री शामिल हैं, वो सब तो बहुत अमेरिका को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उन पर वो भी ज्यादातर चुप है। आपने देखा फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो पूरा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बातचीत करी थी, उन्होंने ये भी कहा था कि हम अपनी नेवी भेजेंगे। और आपने देखा ट्रम्प साहब ने उनकी और उनकी पत्नी के संबंधों को लेके कैसा बयान दे दिया जो पूरी दुनिया में चला गया। तो इसलिए जो है हमारे भारत को ये है कि मुझे लगता है भारत काफी इस पे काम कर रहा है, क्योंकि हमारे तो वहाँ जो है 1 करोड़ लोग वहां रहते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था काफी इंटीग्रेटेड हो चुकी है। और दूसरा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, खासतौर से सऊदी अरेबिया, ये देश जो है संपन्न रहे, जो नया ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ये तो कैटलिस्ट है। पूरे इस्लामिक वर्ल्ड चेंज होंगे अगर ये 2 देश चेंज हो जाते हैं, तो भारत के तो हित में है, तो भारत तो चाहता है। लेकिन प्रश्न ये है कि ट्रम्प साहब जो है उनसे कैसे डील करा जाए। आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौर से देखा होगा कि जो CIA के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कितना समय लगाया सिर्फ जो है ट्रम्प साहब को खुश करने के लिए।
है ना। तो मतलब इस तरह की वो तुम, इसलिए भारत भी उसको अच्छी नहीं, तरह ट्रम्प जानता है। साहब से डील मत करिए नयन साहब, ट्रम्प साहब से डील मत करिए। आप कम से कम बयान तो दे सकते हैं कि भाई ये जो आप सभ्यता खत्म करने वाली बात कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं सर। नहीं लक्ष्मण, प्रश्न समस्या यह है कि ट्रम्प साहब से आप बहुत ज्यादा, जैसे मैंने बात करी कि अब ये बात करें, जिस तरह की वो भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदुस्तान की हमारे देश में जो है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, हमारे यहाँ आप किसी को आप करके गाली दे दें वो बर्दाश्त कर लेगा, तू करके दे दें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि हमारी सभ्यता इतनी पुरानी है। पर्शिया जो फारस है बहुत पुरानी सभ्यता है, वहां के तमाम, वहां की जो इतनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, इतनी रिच लैंग्वेज, मैं कई दफे वहां गया हूं। वहां पे अदब जिसको बोलते हैं, तरीके से बोलना, जुबान क्या आपकी बड़ी मायने रखती है। और उसके लिए उन्होंने किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर लिया, तो अवाम वहां का, जनता वहां की क्या सोचती होगी। और दूसरी बात, हर देश का सम्मान होता है। जो सिविलाइजेशन स्टेट्स हैं, जैसे ईरान हो गया, भारत हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, और भी कुछ ऐसे जो सिविलाइजेशनल स्टेट्स और सोसाइटीज होती हैं, उनकी सेंसिटिविटीज को अमेरिका बिल्कुल नहीं समझता। और ट्रम्प साहब बिल्कुल परवाह नहीं करते उसकी, उनको समझना होगा। लेकिन अब भारत के लिए भी कैसे कैसे शब्द नहीं, उन्होंने बोल दिए थे। सिर्फ ट्रम्प साहब के परवाह नहीं करने से काम तो चलेगा नहीं। जैसा कि अभी एम्बेसडर साहब कह रहे थे कि अगर कुछ वैसा होता है तो फिर इसका असर सिर्फ ईरान तक तो लिमिट रहेगा नहीं, पूरे खाड़ी के देशों पर असर पड़ेगा। कहीं न कहीं अनचाहे में आपको भारत पे भी असर पड़ेगा इसका। रशिया है, चाइना है, उन लोगों को भी कम से कम एक बयान वैसे ही जारी कर देना चाहिए कि भाई साहब जो करना लड़िए, लेकिन इस तरह की कोई हरकत मत करिएगा, क्योंकि उसका फिर पूरी दुनिया पे काफी उल्टा असर पड़ेगा। मैं जनरल के सिन्हा साहब, भारत कन्वे किया गया है, कन्वे कर रहे हैं, मुझे लगता है भारत तो कर रहा है। सार्वजनिक तौर पे रशिया करे, चाइना करे तो एक दबाव बनता है, क्यों सिन्हा साहब? देखिए, एक जॉइंट जो कि एब्सोल्युटली दिखाई दे, वो एक उसका अलग फ़र्क पड़ता है और करना चाहिए। क्योंकि इस 21st सेंचुरी में यदि कोई भी देश है जिसके ऊपर में आप पूरी ख़त्म कर देने की बात करें और पब्लिकली करें और उसके बाद दुनिया चुप रहे, मेरे ख्याल से वो सही नहीं है। हाँ, प्लेटफॉर्म है, हमारे ऐसे प्लेटफॉर्म में सभी लोग हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, वो बुद्धिजीवी ज़रूर इसकी बात कर रहे हैं कि ये गलत है कुछ। देखिए, बात यह है कि इस युद्ध को या इस परिस्थिति को निपटने के लिए, युद्ध तो आप छोड़ दीजिए, परिस्थिति को निपटने के लिए मेरा ऐसा मानना है आरआईसी का एक साथ आना और एक तरह से बोलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिसमें आरआईसी, जब मैं कहता हूँ रशिया, इंडिया, चाइना, क्योंकि यही आपको स्टेबिलिटी ला सकता है। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलाइड पावर्स था, एक्सिस पावर्स था। क्यों ऐसी परिस्थितियां बदल गईं? क्योंकि आपके पावर की बैलेंस बदल गई थी। जब पावर का बैलेंस बदल जाता है तो हेजमेनिक बिहेवियर, ये हेजमेनिक बिहेवियर आपने चाइना से देखा था, मगर अब लगता है कि उसने कई कोर्स करेक्शंस तो किए हैं। बट अमेरिका की जो बौखलाहट आप देख रहे हैं उसका एक ही, क्योंकि जो देश इतने लंबे समय से 1945 से लेकर के, आप बताइए 44 से लेकर के आज तक एक सुपर पावर है, जिसकी सुपर पावर के ऊपर में बहुत बड़ी, अभी आप लें तो उसके ऊपर एक फिंगर ही नहीं, उसका एक डिक्लाइन का पूरा आपको पृष्ठ दिखाई देता है। तो उसमें डोनाल्ड ट्रम्प साहब मेक द ग्रेट, अमेरिका ग्रेट अगेन, वो, और उसके अंदर में टैरिफ, सैंक्शन। देखिए, सैंक्शन एंड टैरिफ इज ऑल्सो इकोनॉमिकल टेररिज्म। आज जेडी वैंस साहब ने कहा ना कि ईरान इज डूइंग इकोनॉमिक टेररिज्म। तो आप ये बताइए, इकोनॉमिक टेररिज्म टैरिफ नहीं है। भारत उसको एब्सोल्युटली खड़े होकर के, बिना, हमने उसको, केवल एक भारत देश खड़ा हुआ था इसके ऊपर टैरिफ में, टू सर्टन एक्सटेंट आपका रशिया खड़ा हुआ था, दूसरे तो सारे दौड़ गए। मगर अब वो सीखे हैं। देखिए, आज के दिन में यदि नाटो खुल के नहीं, भले ही यूके बातें दूसरी करता है कि डिफेंसिव, मगर वो तो इसमें है, पूरे उनके B-2 बॉम्बर्स उनके ही बेस से आ रहे हैं। उन्होंने कहा था डिफेंसिव, बट डिफेंस आप तो ऑफेंसिव है ना। मेरा आकलन ये कहता है, मेरा आकलन जो मैं देखता हूँ, शायद मैं इसको, मगर आई मस्ट पुट माई देखिए, ये जैसा समय आएगा, इन्होंने शुरू तो कर ही दिया है। आपने खड़ग आइलैंड की बात की, बंदर अब्बास की तरफ से अभी पाकिस्तान का यदि कुछ कहा है तो ये करेंगे ज़रूर। इसके 2 दिन पहले देखिए, जो आपने कहा ना, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ऑफ अ पायलट, उसके तहत, उसके आड़ में उन्होंने एक, वहाँ पर हम लोग उसको होता है पाथ फाइंडिंग ऑपरेशन, उन्होंने किया है 25 किलोमीटर
यदि आप देखते हैं तो यही खड़ग आइलैंड बुशैर है और इस्पाहान के बीच के, और ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि इट वाज 25 माइल्स अवे फ्रॉम द शोर। तो उन्होंने वहाँ किया था, उन्होंने ट्राई किया, इट इज़ फेल्ड। वो लोग अभी ताली पीट रहे हैं कि हाँ, क्योंकि मैं कमांडो विंग्स में इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, टेकिंग आउट ए पायलट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट चार्ज। यदि आप, और उनके लिए मैं काबिल तारीफ करता हूँ जो कि उनके नेवल सील हैं, उन्होंने जो किया, मगर द वे दे डिड इट, 200 कमांडोज, इतने 150 एयरक्राफ्ट, एंड दे फेल्ड एयरक्राफ्ट सब। भले ही लोग कह रहे हैं कि ईरान ने कहे वो निकल गए, दे फेल्ड। यदि आप हमारे से पूछेंगे मिलिट्री टर्मिनोलॉजी से, बहुत लोग नहीं जो इन चीज़ों में रहे हैं, हमारे पैरा कमांडोस वालों से पूछें, तो दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन इज नॉट डन लाइक दिस। ये रेड ऑफ एंटबे नहीं है, उन्होंने जो किया, दे हैव फेल्ड। तो उनका एक सबक तो मिल ही चुका है वो, मगर यदि वो डेयर करते हैं, अदरवाइज मेरा ऐसा मानना है, वो 45 डेज का एक बात चल रहा है कि हम फिर से लंबा समय देंगे, वो इतनी जल्दी तो नहीं मान जाएंगे, मगर 45 से का समय देंगे, यही चीज़ें होंगी। बट एट वन स्टेज यदि ईरान खड़ा रहा अपने स्टैंड पे, तो दुनिया की पूरी परिस्थिति, वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्डर विल चेंज, ये ऐसा मेरा मानना है। रशिया इज स्टैंडिंग बिहाइंड, रशिया इज स्टैंडिंग बिहाइंड, मेरा ऐसा है कि स्टैंडिंग बिहाइंड, नॉट ओवरटली नहीं, कोवर्टली वो कर रहा है। स्पेशली जो कैस्पियन सी से बहुत चीज़ें आई, इंक्लूडिंग सरमट, यदि मेरी इंफॉर्मेशन सही है, सरमट मिसाइल्स हैव कम देयर। सो वो अमेरिका भी जानता है, जो, और चाइना भी उसको कुछ मदद कर रहा है, बट नॉट दैट वन, बट वी हैव टू स्टैंड एंड स्पीक। बिल्कुल। प्रोफेसर गुलशन सचदेवा साहब, आपकी बातों से हमारे हर पैनलिस्ट इस बात पर सहमत थे कि पूरी दुनिया को अब एकजुट होकर के आलोचना करनी चाहिए, अपनी आवाज़ रखनी चाहिए, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक दबाव बने। हालांकि मनोवैज्ञानिक स्थिति उनकी ट्रंप की अभी रहे नहीं। मैं आपके पास आता हूं गुलशन सचदेवा साहब, लेकिन एक सवाल मैं जरा नरेंद्र तनेजा साहब आपसे लेना चाहता हूं। जिस खड़ग आइलैंड की बात अभी प्रोफेसर सिन्हा, मेजर जनरल के सिन्हा साहब कर रहे थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 90% क्रूड ऑयल उसका ईरान का वहीं से निकलता है, और उस खड़ग आइलैंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप ध्वस्त कर देते हैं, हालांकि अभी तक खबर ये आ रही थी कि सिर्फ हम सैन्य ठिकानों को ध्वस्त किए हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप ध्वस्त कर देते हैं, तो ध्वस्त करने के बाद, युद्ध रुक जाने के बाद भी पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन जो क्रूड ऑयल का, वो तो बड़ा लंबे समय तक ऐसे अधर लटका रहेगा। देखिए, अगर खड़ग आइलैंड है, वहां पे 90% एक्सपोर्ट हब है, ईरान का 90% तेल वहां से जाता है, और ज्यादातर तेल वो आपको पता ही है चाइना जाता है। अच्छा, खड़ग आइलैंड में क्या है, उसके आसपास का जो समंदर है वो थोड़ा गहरा है, तो जो बड़े टैंकर्स होते हैं उनको वहां एंकर करना आसानी होता है, तो वहां वो आसानी से लग जाते हैं। बाकी कई ऐसी जगह हैं जो कोस्ट, जो उनकी कोस्ट हैगी पर्शियन गल्फ की, कि उसमें जो है वो बड़े टैंकर जैसे यूएलसीसीज हैं, वीएलसीसीज हैं, खासतौर से यूएलसीसी अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर्स, उनको वहां दिक्कत होती है। तो इसलिए तो 90% उनका जो एक्सपोर्ट हब है वो है। और अगर वो उसको, अगर अमेरिका और इजराइल टारगेट करते हैं, इसका मतलब ये है उनकी नीयत फिर तो साफ है। इसका मतलब ये है कि वो तो फिर जो है भयंकर युद्ध की बात हो रही है, क्योंकि ईरान के 90% ऑयल एक्सपोर्ट पे हमला कर देना, वो चाइना की जो एनर्जी सिक्योरिटी है उस पर भी हमला है, चाइना की जो इंपोर्ट स्ट्रेटजी है उस पर भी हमला है, और दूसरी बात यह है कि ईरान की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी है उस पर भी हमला है। अगर आपने अभी तक वहां हमला नहीं बोला है, वहां हमले का मतलब यह है कि अब आपने तय कर लिया, अब पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है, अब तो आगे ही जाना है। जैसे ही अगर जो है ये हमला एक्सपोर्ट हब पे करते हैं, खड़ग आइलैंड पे, ईरान का जो जवाब होगा वो ये होगा, जो एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके आसपास के जो किंगडम्स हैं, जिनको अमेरिका जो है काफी हद तक प्रोटेक्ट करता है, वो सीधा उन पे हमला बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान का तेल जो है बाजार से वो तो गायब होगा ही होगा, लेकिन बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गायब होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग 20% की बात करते हैं कि 20% का आवागमन, और लगभग 20% एलएनजी, और 30% फर्टिलाइजर, और हीलियम तो है ही है। तो ये तीन लेकिन बड़ी चीजें जो हैं, तेल, गैस और फर्टिलाइजर पूरे वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वो तो फिर बहुत बड़ी, अगर वहां हमले का मतलब ये है कि अब अमेरिका इजराइल ने तय कर लिया है, अब तो फिर आगे ही जाना है, क्योंकि पीछे के सारे रास्ते फिर बंद हो जाते हैं। और जो करा गया है अभी तक, शायद धमकी है, ईरान को कहा जा रहा है, ईरान को एक्चुअली जो लैंग्वेज यूज करी जा रही है, कुल मिला के ये है कि आप आत्मसमर्पण कर दें,
और ये जो लैंग्वेज है, जहां तक ईरान की थोड़ी बहुत समझ है, और मैं जितनी दफे गया हूं, इस तरह की लैंग्वेज वहां के लोग जो हैं उसको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते हैं। दूसरी बात यह, क्विकली मैं एक बात और कहूंगा। देखिए, जब बात हो रही है कि दुनिया के सारे, जब ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स का भारत भी मेंबर है, ब्रिक्स का चाइना भी मेंबर है, ब्रिक्स का रशिया भी मेंबर है, और ईरान भी मेंबर है। और ब्रिक्स की जो इस समय जो अध्यक्षता वो भारत के पास है ना। उसके बावजूद आपने देखा कि जब तक की सहमति ना हो भारत में और चीन में खास तौर से, तो ब्रिक्स की तरफ से कुछ नहीं बयान आएगा। और आज की तारीख में अगर वर्ल्ड का जीडीपी उठा करके देखते हैं तो ब्रिक्स की जो हिस्सेदारी है वो G7 से के बराबर है, अगर बड़ी नहीं है उससे ज्यादा। तो उसके बाद ब्रिक्स की खामोशी, SCO जो जिसको चाइना में एंकर करता है, वहां से भी कोई बड़ी आवाज नहीं आ रही। G20 वहां से भी किसी तरह की आवाज नहीं आ रही। इसलिए जो है सब, एक इसके दो मतलब है। एक तो यह है कि लोगों को लगता है ट्रंप साहब से बात करने का कोई फायदा नहीं, वो वही करेंगे जो उन्होंने करना है। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो है इस बात को लेकर के फ्रस्ट्रेशन है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, उन्होंने कोशिश करी और किसी चीज का जवाब एंगेजमेंट में ना। अब एक मैं आखिरी लाइन बोलता हूं, अगर मध्यस्थता करनी थी तो मध्यस्थता के लिए आपको वही देश मिला है जिसकी अर्थव्यवस्था है नहीं, जिसकी वर्ल्ड में कोई छवि नहीं है, कि ना तो कोई हैसियत है दुनिया के अंदर, खुद अपने अवाम के अंदर उस देश की कोई हैसियत नहीं। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, वो मध्यस्थता करेंगे, वो पाकिस्तान नहीं, क्या आप अपने शुरू से ही इस पूरे वॉर को एक गलत डायरेक्शन में लेके चले गए। एक तो मध्यस्थता करने के लिए आपने पाकिस्तान को चुन लिया। जब मध्यस्थता की बात आई तो मध्यस्थता के लिए एक माहौल बनाना होता है कि आप थोड़े से हमले कम कर देंगे, अपने बातचीत, अपने लैंग्वेज को थोड़ा नरम कर देंगे ताकि सामने वाले को आपके ऊपर भरोसा रहे। एक तरफ हमला करते जा रहे हैं, अपने सेना भेजते जा रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं, उल जुल बयान दे रहे हैं, फिर कहते हैं कि आप मध्यस्थता कर लो जी, आप समझौता कर लो। समझौता नहीं होता, एक तरह से सरेंडर करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। और आपने बड़ा सही कहा कि अगर वो खर्ग आइलैंड, एक लाइन बोल दूं, 27 फरवरी को ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि समझौता हो गया है, ईरान और अमेरिका न्यूक्लियर डील को लेके समझौता हो चुका है। ओमान के विदेश मंत्री ने यह वक्तव्य दिया, प्रेस टेलीविजन पर वक्तव्य दिया 28 तारीख को, जबकि सहमति हो गई। ओमान के विदेश मंत्री बोल रहे हैं 28 तारीख को आपने हमला बोल दिया ईरान के ऊपर, तो कौन मीडिएट करेगा उनके साथ? कौन मेडिटेट करेगा? बिल्कुल। अब जो इसीलिए पाकिस्तान जैसा देसी मेडिटेट करने के लिए आगे बढ़ा, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, सोचा मेडिटेट कर लूंगा तो शायद हमारी छवि यहाँ पे बन जाएगी। प्रोफेसर गुलशन सचदेवा साहब, ये जो स्थिति है, इस स्थिति में अब तो साफ दिख रहा है कि मध्यस्थता, सीज फायर, युद्ध विराम सिर्फ एक छलावा है। इनका मकसद कुछ और है कि हमें कम से कम पूरे ऑयल मार्केट पर कब्जा कर लेना है। नहीं, उनका मकसद कुछ भी रहे, लेकिन बात यह है कि क्योंकि इसका जो असर पड़ रहा है वो सबके ऊपर पड़ रहा है, और जिस तरह का माहौल बिगड़ा है उसका असर भी सबके ऊपर पड़ रहा है। जैसे आप सभी ने कहा कि खामोश रहने से कुछ होने वाला नहीं है। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आप ट्रंप साहब को खुश नहीं कर सकते हैं। तनेजा साहब ने बिल्कुल सही कहा, हमारे पास ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है हमारी, इसका मतलब ये भी है कि हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ये बात सही है कि उसके अंदर भी एक मत होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सऊदी अरेबिया भी है, उसके अंदर यूएई भी है, उनके ऊपर ईरान ने हमले किए हैं, तो हो सकता है उनको किसी बात से हिचकिचाहट हो, लेकिन एज ए चेयर इंडिया उसके अंदर कोई ना कोई अपना स्टेटमेंट दे सकता है, अपनी एक बड़ी भूमिका उसके अंदर निभा सकता है। और भारत का, और इसके अंदर एक पूरी बातचीत में हमने एक बात शायद मिस कर दी, हम सिर्फ बात कर रहे हैं अमेरिका की इसके अंदर और ईरान की, लेकिन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो इसके अंदर जो एक एक्टर है वो इजराइल है। और ये अब पिछले 5 हफ्ते में ये बात बिल्कुल साफ नजर में आ रही है कि जो उद्देश्य है इजराइल का वो बिल्कुल अलग है, और जो उद्देश्य जो अमेरिका किसी भी उद्देश्य से चला हो, चाहे वो बदल गया हो, लेकिन उनके उद्देश्य फिर भी काफी उनसे अलग रहे हैं, इसलिए वो झुंझलाहट में उससे निकलना भी चाहते हैं, लेकिन इजराइल उसको किसी ना किसी तरीके से उसके अंदर फंसाए रखना चाहता है। कल परसों भी आपने देखा होगा कि जैसी थोड़ी बहुत उसके अंदर लग रहा था कि कुछ बातचीत हो रही है, ईरान ने भी कबूल किया कि हमारी कुछ उसके अंदर बातचीत हो रही है, उन्होंने हमको अपने कुछ अपना जो दिया है 15 पॉइंट वाला, उसके बाद हमने अपने अपने कुछ उसको पॉइंट्स उनको बताए हैं। उसी टाइम आपने देखा हो कि आईजीआरसी के जो इंटेलिजेंस चीफ है उसको वहां से खत्म कर दिया गया। उसके बाद से और इधर उधर से ईरान के जो है तेल जो भंडार हैं, जो तेल उसके वहां पे जो रिफाइनरीज वगैरह हैं, उनके ऊपर हमले किए गए हैं।
तो अभी भी मुझे लगता है कि इजराइल बिल्कुल नहीं चाहेगा कि किसी तरीके से इसके अंदर कोई समझौता हो पाए, क्योंकि वो चाहता है कि जितना लंबा ये खिंच जाएगा उसके अंदर पूरा नुकसान जितना हो बहुत सकता है इंपॉर्टेंट ईरान पॉइंट का आपने उठाया। वहीं पे रहे। तो इसलिए उसको अलग से करना, ये पूरा हमको समझना पड़ेगा। और अमेरिका को, जब तक वो अमेरिका उनके दबाव में रहेगा, ये जंग का कोई, मुझे लगता है, वहां से जल्दी से हल निकलने वाला नहीं है। और इसी तरह के बयानबाजियां आती रहेंगी और आगे बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि नहीं, इसका बिल्कुल आपने एक असर बड़ा सारी दुनिया बहुत के ही अच्छा ऊपर पड़ पॉइंट, रहा है। हाँ बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया सारी गुलशन दुनिया के सदैवा ऊपर साहब इसका कि असर पड़ रहा है, तो इजराइल जो है, समझ हाँ इसको पूरा इजराइल बताना नहीं चाहिए। चाहता कि जंग जल्दी खत्म हो, और शायद भले ही बड़बोलेपन में ट्रंप ने कहा हो कि हम पूरी सभ्यता खत्म कर देंगे, लेकिन इजराइल के अंदर ये बात है कि वाकई पूरी सभ्यता खत्म हो जाए, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व के लिए संकट पैदा करे, हमारे अस्तित्व को खत्म करना चाहता है। तो ये ऐसे में दोनों जो एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, मकसद दोनों के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक बात और जो हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं, इतनी बात तो ईरान को भी समझ में आ रही होगी कि ये सब मिलकर के हमें बिल्कुल नस्त नाबूद करना चाहते हैं। तो क्यों ना कुछ बीच का रास्ता हम ही थोड़ी देर के लिए मान लें, क्यों ना हम थोड़ा सा अपने डिमांड को सॉफ्टन कर लें। तो ऐसा संभव है क्या? इस पर चर्चा करेंगे, आप लोगों की राय लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ट्रंप ने ईरान की सभ्यता को खत्म करने की जो चेतावनी दी है, क्या वो महज चेतावनी है या फिर वैसा कोई खतरा मंडरा रहा है क्या? सऊदी अरबिया में भारत के राजदूत रह चुके एम्बेसडर औसफ सईद साहब, मैं ये सवाल आपके पास लेके आना चाह रहा हूँ कि हर कोई ये समझ रहा है कि इजराइल और अमेरिका ने ठान लिया है कि हमें ईरान को नस्त नाबूद कर देना है, भले ही सभ्यता खत्म ना करें लेकिन उसकी हालत बहुत खराब कर देंगे। ईरान को ये बात तो समझ में आ रही होगी, तो ईरान की समझदारी किस में है कि आप डटे रहिए, सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते वाले मोड में रहिए, या फिर चलो अभी फिलहाल कुछ बातचीत करके उनको उलझा लो, अपने आप को और थोड़ा मजबूत कर लो, या फिर शायद बातचीत बन जाए तो और बढ़िया होगा। ऐसा ईरान क्यों नहीं कर सकता है? देखिए, ईरान ये इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ईरान इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर रहा है। वो आगे उसको ये इकोनॉमिकली उससे बेनिफिट भी करना चाहता है। अब अभी आपने देखा होगा पिछले हफ्ते एक ओमान और ईरान का प्रोटोकॉल भी आपस में डिस्कस हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। दूसरी ये चीज है कि ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है ईरान के लिए, क्योंकि ये यूएस और इजराइल को ट्रस्ट बिल्कुल नहीं कर सकता। आपने देखा हो गया कि पिछले दिनों जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम इजराइल को एक रीजन का सुपर पावर बनाना चाहते हैं, और ये ग्रेटर इजराइल की बात कर रहे हैं। लेबनान में आपने देखा पिछले दिनों सब लोग ईरान की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन लेबनान में जो हो रहा है, साउथ लेबनान पूरा उन्होंने खाली कर दिया। तो जब ये ग्रेटर इजराइल एक्सपैंड होएगा, वो लेबनान भी खा जाएगा, दूसरे गल्फ स्टेट्स भी खा जाएगा। तो अभी गल्फ स्टेट्स के अंदर भी ये चीज हो रही है कि ठीक है, अभी तो ईरान और अमेरिका का हो रहा है और गल्फ स्टेट्स ईरान से नाखुश है, लेकिन ईरान अगर मान लीजिए खत्म हो जाता है तो गल्फ स्टेट्स को इजराइल से डील करना पड़ेगा, जो यूएस उसको अनलिमिटेड सपोर्ट देता है। तो अभी एक किस्म की ये थिंकिंग चल रही है वहां कि भाई ईरान से कुछ थ्रेट तो था नहीं अमेरिका को, ये एक फर्जी थ्रेट बनाया गया और उससे एक इलीगल जंग चढ़ी गई। आपने देखा जिस तरह से ट्रंप बात कर रहे हैं, अभी पिछले दिनों उन्होंने जो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उनके बारे में बहुत ही गलत अल्फाज में उनको क्रिटिसाइज किया, और उन्हीं के प्रोग्राम के अंदर। तो उसके बाद ये सऊदी अरेबिया में सारे अवाम में, और आप उनके अगर सोशल मीडिया पोस्ट देखें, ट्रंप के खिलाफ में लोग हो गए हैं। और उसका नेट रिजल्ट ये रहा कि पिछले दिनों जब ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की मिडिल ईस्टर्न टूर पे गए, जिसमें सऊदी अरेबिया शामिल था, तो 10 साल का डिफेंस एग्रीमेंट उन्होंने साइन कर दिया। इससे क्या जाहिर होता है कि जो अमेरिका का एक स्ट्रक्चर था, जो वर्ल्ड वॉर 2 से एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो थी, वो धीरे धीरे उसकी साख कम हो रही है। तो ईरान ये बात भी जानता है कि अमेरिका एक डिक्लाइनिंग पावर रहेगा मिडिल ईस्ट में। हालांकि ये सब वॉर में जीत रहा है, ये सब कुछ है, लेकिन आप देखिए रशिया और चाइना एक लॉन्ग गेम खेल रहे हैं, खामोशी से वेट कर रहे हैं ताकि ये डिस्क्रेडिट हो जाए तो ऑटोमेटिक ये गल्फ से भाग जाएगा। तभी तो है देन द एरिना विल बी ओपन फॉर कंपटीशन बिटवीन अस।
तो इस बिटवीन द अदर प्लेयर्स। तो अभी ईरान इसलिए नहीं मानेगा। देखिए, ईरान जैसे ही मानेगा वो पिछले से पीछे से उसको फिर से और हमला करेंगे। सो मेरे जहां तक ये है, जब तक ईरान की जो मजबूत शर्तें हैं वो नहीं मानेंगे, तो ईरान के हित में नहीं है कि वो 45 डेज सीज फायर या किसी किस्म का सीज फायर एक्सेप्ट। हालांकि ईरान की जो शर्तें हैं उसमें पहले ईरान कह रहा था नयन तनेजा साहब कि हमें आप जो भी वॉर में हमारा नुकसान हुआ उसकी भरपाई करिए। एक शर्त ये भी छन के आ रही थी, लेकिन अब ये कह रहा है कि भरपाई आप मत करिए, हम जी वहाँ से एक फी लगा देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो शिप वहाँ से गुजरेगा उस फी का हम इस्तेमाल अपने लिए करेंगे और दूसरे देश को वहाँ पे बांट भी देंगे उसकी हिस्सेदारी। तो ठीक है, इसमें अमेरिका क्या जाता है? ऐसा क्यों नहीं मान सकता अमेरिका? और ये कह रहा है कि आप फिर हम पर हमला नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे हमला, ये अमेरिका क्यों नहीं मान सकता? जब ये तय हो गया कि हम भाई परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, ये खुद मान रहे हैं ट्रंप की वहां पे सत्ता परिवर्तन एक तरीके से हो चुका है, तो मान लीजिए दोनों बातों को, क्या इसमें दिक्कत है? लक्ष्मण, पहले तो मैंने अभी न्यूज चेक करी, अच्छी खबर यह है व्हाइट हाउस ने कहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स के प्रयोग करने का नहीं सोच रहे हैं। ये खबर गलत है। तो व्हाइट हाउस की तरफ से ये बयान आ जाए जो एक अच्छा डेवलपमेंट है। चलिए, और कहीं ना कहीं ये सद्बुद्धि आया तो कम से कम लगता है हम लोग का शो व्हाइट हाउस वाले देख रहे थे। हाँ, तो अच्छा, दूसरी बात ये भी संकेत देता है कि कहीं ना कहीं बातचीत इसका मतलब हो रही है। जिस तरह का बयान आने का मतलब है, क्योंकि जो बयान दिए गए थे वो बयान एक जो भी बातचीत हो रही थी उस पर दबाव डालने के लिए थे, ऐसा भी हो सकता है। अब आपका जो प्रश्न था देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो स्वेज कैनाल नहीं है, ना वो पनामा कैनाल है। वो एक नेचुरल टेरिटरी है और उसके ऊपर जितना ईरान का हक है, उतना सऊदी अरब का है, उतना ही कुवैत का है, उतना ही और देशों का भी है। तो उसको अगर आप ये मान लेते हैं ईरान की बात कि ठीक है आप इस पर टोल लगा दें, पहले तो $2 मिलियन पर शिप बहुत ज्यादा है ना। दूसरी बात यह है कि अगर आप उसको मान लेते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो नेचुरल जो एक लेन बनी हुई है, एक गल्फ बनी हुई है, आपने उस पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। कल को सिंगापुर में भी होगा, परसों पूरी दुनिया में ये शुरू हो जाएगा। तो उसको तो बिल्कुल माना नहीं जा सकता। मुझे ऐसा लगता है ईरान जो ये सब कुछ कह रहा है वो इसलिए कह रहा है, जिसको बोलते हैं बार्गेनिंग चिप, कि जो बातचीत है उसके अंदर ऐसी बातों को लेकर के आओ जिसमें जो है, जिससे मानने में उनको दिक्कत भी हो और समय भी लगे, जिससे वो जो असली बात चाहते हैं, असली ईरान को एक ही चीज चाहिए, इस बात की गारंटी कि जो उनको निशाने पर रखा जा रहा है, जो ग्रेटर इजराइल बनाने की बातचीत हो रही है, जो पूरा इलाका मध्य पूर्व जो है वो ईरान को, इजराइल को हैंड ओवर करने की बात है कि भाई इस इलाके के हेजिमोन आप हैं, दादा आप हैं, ईरान भी कहीं ना कहीं जाकर के सबसर्विएंट हो जाए इजराइल का, उसको हम नहीं मानेंगे। एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर कोई बातचीत सीज फायर होती है या कोई भी समझौता होता है, एक बात तो उसकी फिर तय है, उसके बाद जो ईरान निकल करके आएगा 5-7 साल में उस इलाके का सबसे ताकतवर मुल्क ईरान बन जाएगा फिर, क्योंकि ईरान में आबादी भी है, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं और उनका साइज भी है जो और किसी देश का वहां नहीं है। सऊदी अरब की इतनी आबादी नहीं है और ईरान बड़ा स्मार्ट कंट्री है साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में भी। तो मुझे ऐसा लगता है ये सब जब मैं जानता हूं तो इजराइल भी जानता है। देखिए, इस युद्ध के अंदर जो पायलट है, पायलट इजराइल है, लड़ाई अमेरिका लड़ रहा है, लेकिन जो कॉकपिट है वो इजराइल के अंदर है। ये अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कही। ऐसे में जो बाकी के देश हैं, जो इनके ईरान के आसपास के जो देश हैं, जिसको खाड़ी के देश कहते हैं, मेजर जनरल के सिन्हा साहब, इनका रुख क्या रहेगा? क्योंकि सबसे ज्यादा भुगतभोगी तो वही है। देखिए, जो खाड़ी के देश हैं, हाँ, भुगतभोगी इसलिए हैं कि गलतियां उन्होंने की है। देखिए, 1971 में पहली बार ये हुआ कि जो आपका डॉलर है उसको हम गोल्ड से हटाएंगे। 74 में पेट्रो डॉलर की कॉन्सेप्ट आई, सऊदी अरेबिया ने किया, और उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी, आप हमारे को सिक्योरिटी देंगे, और दूसरा हम अमेरिका में जहाँ भी जाते हैं आप जा कर के निवेश कर सकते हैं खुली तौर पे, और ट्रेजरी बॉन्ड उन्होंने खरीदना शुरू किया। उसी के देखा देखी जो G7 के देश हैं, GCC जो देशेस हैं, गल्फ के जो कंट्रीज़ हैं, खास करके आप देखिए ऊपर से लीजिए, यदि कुवैत से लेते हैं, बहरीन, कतार, UAE, उसके अलावा सऊदी अरेबिया, ओमान, ये सारे ने वहाँ पर नेवल बेस दिए, अदर देन ओमान।
ओमान ने नहीं दिया है उनको नेवल बेस, बट सब ने इनको नेवल बेस दिया हुआ है। तो नेवल बेस यदि आप देंगे, क्योंकि ये तो उन्होंने, इनको तो कोई अमेरिका नहीं बोला था आप आ जाइए, उन्होंने देखा देखी की है। तो वो खतरा किसके लिए नेवल बेस बनाए हैं वो। और वहाँ पर जो 5th फ्लीट है जो बहरीन में रहती है, उसका टास्क, ऑपरेशनल टास्क सेंट्रल कमांड के अंदर है टू कीप द पर्शियन गल्फ ओपन। तो सबसे बड़ी यदि किसी की ऑपरेशनल फेलियर है तो 5th फ्लीट सेंट्रल कमांड का है, वो तो अभी बंद हो चुका है ना। तो देखिए इनको भी समझना पड़ेगा, जो एक गारंटी लेना चाहते हैं ना। अभी वहाँ पर टोटल 19 उनके ये हैं मिलिट्री बेसेस हैं, जिसमें कि आप ये देखिएगा 8 जो हैं कि जिन देशों में हैं वो बड़े बेसेस हैं। ये इतनी बड़े बेसेस हैं जिसको आप कल्पना नहीं कर सकते। अमेरिका में भी ऐसे बेसेस नहीं हैं। अमेरिका के 200 से भी ज़्यादा बेसेस हैं वर्ल्ड ओवर। सबसे तगड़ा बेस, इंक्लूडिंग जो जापान में है ओकिनावा में, उससे भी तगड़ा है, साउथ कोरिया से भी तगड़े बेसेस हैं ये। तो आपने किसके लिए किया है ये? कौन आपको थ्रेट है? थ्रेट तो उनको यही लग रहा था ईरान में, और उनके थ्रेट परसेप्शन में एक और है, क्योंकि ईरान में कैस्पियन सी से लगता हुआ और रशिया है, और ये प्रूवन है। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है जिसको वो चैलेंज करना चाहते हैं। मगर अब आज वो थ्रेट परसेप्शन के कारण नहीं है, मिलिट्री कंसिडरेशन है ही नहीं। ये पूरा का पूरा जो पेट्रो डॉलर की लड़ाई है और उसको चैलेंज कर रहा है। तनेजा साहब ने एक बड़ी बात बताई कि ब्रिक्स देश का भी तो ये है ना कि एक करेंसी में हम व्यापार करेंगे। यदि चाइना उनसे तेल ले रहा था, युआन में लेता है ना, 90% युआन में। तो किसको ये पूरी की पूरी जो गेम है, पेट्रो डॉलर की गेम है, ये पूरा का पूरा जो गेम है। और इसमें ईरान, देखिए किसी ने कहा कि इजराइल पायलट है, मैं मानता हूँ पायलट आज है, मगर इजराइल का एक बीबी फाइल्स भी अभी चल रही है बड़ा इसमें यदि आप देखेंगे इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर को जब हुआ, नेतन्याहू साहब, इसके पहले बीबी फाइल यही कहता है, हमास को उन्होंने पैसा दिया था कतार के थ्रू, उनको पनपने दिया था कि जो वहाँ पर फ़लस्तीन है वो ख़त्म हो और वेस्ट बैंक में हो, गलत। और आज उसी के ऊपर में है बीबी फाइल्स। और क्या है वो, देखिए प्रॉब्लम है, ठीक है, आज के दिन में वो चाहे गोलान हाइट में बढ़ जाएं, चाहे वो लीबिया में उधर चले जाएं, लेबनान में चले जाएं, वो लथानी रिवर तक 28 किलोमीटर साउथ लेबनान की बात कर रहे हैं, पर बात वहाँ तक उनकी है बस। पर बात आज है जब उन्होंने वेनेजुएला में किया, पहली बार जब आए थे, अब याद करिए जून में, तो वो उन्होंने जो मिडनाइट हैमर स्ट्राइक की थी, हाँ उन्होंने इजराइल के कहने पे कह दिया कि चलो हम टोकनिज्म कर देते हैं, उन्होंने मारा, शायद ख़त्म हो जाएगा इस्पाहान में, नतान में, ये सब जो किया था मिडनाइट, 1 दिन का ऑपरेशन था। और उसको उन्होंने परमिट किया, ईरान को, अमेरिका ने परमिट किया था कि आप हिट कर दीजिए हमारे बेस को, उन्होंने किया था कतार के बेस को, और 1 मिसाइल मारी या 2 मिसाइल मारी, उसके बाद खत्म हो गई पूरी कहानी। लेकिन तो लगा कि शायद सेटल हो बाद जो हाँ, लेकिन अब जिस तरीके से सेटलमेंट, 1 सेकंड लास्ट बताऊंगा, हाँ नहीं, जो चीज लास्ट में हुई ना वेनेजुएला में, जब इन्होंने किया ना मादुरो के साथ, तो इनको लगा कि बस, और उसको भजाया है नेतन्याहू से, ये मैं मानता हूं कि हाँ यहां पर भी हो सकता है, जस्ट आप कर लीजिए। और उसमें मोसाद है, CIA है, जो फर्स्ट डे का ऑपरेशन है 28 का, आप देखिएगा उस दिन जब इतने लोगों को मारा, सुप्रीम लीडर को 45, ये बहुत बड़ा ऑपरेशन, इट इज अ वेरी ग्रेट सक्सेस मिलिटरली। वो मानवता के लिए क्या है मैं नहीं कहता, मिलिटरली इट वाज अ ग्रेट सक्सेस। 200 एयरक्राफ्ट, 200 टारगेट्स, एक दिन में 45। बट उसके बाद तो पूरी जो ईरान खड़ा हुआ है, और ये ईरान का खड़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज दुनिया जो ग्लोबल ऑर्डर इमर्ज आउट होगी ना, वो बदल जाएगी, एकदम बदल जाएगी। और बदलने में सबसे बड़ा जो मुझे लगता है बदलाव जो देखने को मिलेगा प्रोफेसर सचदेवा साहब, वो है कि गल्फ कंट्रीज में जो अब तक सिक्योरिटी के नाम पे अमेरिका पे निर्भर रहते थे, वो नहीं रहेंगे। पेट्रो डॉलर की जो बात अभी कर रहे थे के सिन्हा साहब, वो शायद उस हद तक नहीं रहेगा, कमज़ोर होता जाएगा। ईरान भी कह रहा है जब आप रुपया में ट्रेड करिए, बाकी देश भी ये निर्भरता कम करेंगे। तो एक बड़ा और वर्ल्ड ऑर्डर चेंज इस पर्सपेक्टिव से भी होता देखेंगे, क्यों? नहीं, मुझे लगता है ये जो सारे खाड़ी के देश हैं, उनके लिए तो सबसे बड़ी दुविधा है, और सबसे बड़ा लॉस इस पूरी युद्ध के बाद उन्हीं को होने वाला है, किसी भी तरह से, चाहे इसका जो भी परिणाम निकले। अगर इसके अंदर ईरान मजबूत होकर निकलता है, तब भी उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इसके बाद इजराइल उस पूरे इलाके का दादा बनता है, तब भी उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर पूरा ईरान वहां पे पूरा कोलैप्स करता है,
उसका भी उनको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उस कोलैप्स के बाद उसके जो परिणाम होंगे सोशल, पॉलिटिकल और दूसरे पूरा रेफ्यूजी पलायन और वो सब कुछ होने वाला है, उसका भी उनको। तो इस पूरे इस युद्ध के बाद जो भी उसका कोई परिणाम निकले, मुझे लगता है जो खाड़ी के जितने सारे देश हैं वहां पे, उनका इसका कोई ना इसको उसका कोई फायदा उसके अंदर नहीं है, नुकसान ही है। और उसके बाद जो है वो एक पूरा, ये भी बात सही है कि अगर ईरान इसके अंदर उभरता है तो पूरा एकदम पूरा नया उसका सिक्योरिटी आर्किटेक्चर वहां पे बनेगा, और उसका परिणाम सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी दुनिया का जो पूरा ट्रांजिशन हो रहा है ग्लोबल ऑर्डर का, उसके अंदर भी उसका इम्पैक्ट बहुत तेजी से आएगा, उसी टाइम उसका दिखने वाला है। और अगर यहाँ पे वो उसको काफी कमजोर कर देते हैं ईरान को, तो उसका असर भी नजर आएगा। लेकिन खाड़ी के देशों का इसके अंदर नुकसान ही है, कोई किसी भी तरह से आप देखें कोई फायदा उनका मुझे नजर नहीं आ रहा है। हालांकि यह है कि अभी तक हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इस बीच कई सारे डेवलपमेंट धीरे धीरे छन छन के आ रहे हैं। और सबसे ताज़ा डेवलपमेंट ये है कि ये अभी सूत्रों के हवाले से आ रही है अलग अलग रिपोर्ट कि शायद बातचीत कुछ सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस स्तर पर अभी कुछ घंटे पहले के सोशल मीडिया पे उनका बयान जो ट्रम्प का आया था, लोगों को बड़ी दहशत सी हो गई थी, भले उससे कोई प्रभावित हो या ना हो, कि पता नहीं सभ्यता खत्म करने का मतलब कहीं परमाणु हथियार का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे। लेकिन शायद कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि शायद सबको सद्बुद्धि दे और इस स्तर तक युद्ध ना पहुँचे। और आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ अड्डा फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सीन में आवाज़। नमस्कार।